हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवानों और जवानियों, विश यू फाइन एंड विश यू टिक टाक। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस की थी एक्सेलरेशन के रिलेटेड और साथ साथ ग्राफ्स के रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चंस कोई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Now today we are going toward a very important question. लेक्चर नंबर 4 है और इसमें इंशाल्लाह हम इनर्शिया डिस्कस करेंगे और साथ साथ मोमेंटम डिस्कस करेंगे, न्यूटन लॉज डिस्कस करेंगे और कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इंशाल्लाह आप देखते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर फर्स्ट है, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द गिवन कंडीशन द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज़ ग्रेटर। यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन से कंडीशन में बॉडी की इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगी। आपके ख्याल में इसमें कौन सी कंडीशन में बॉडी की इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगी? शाबाश, सोचिए, वीडियो को पास कीजिए और इसके बाद मुझे बताइए। आप ख़ुद डिसाइड कीजिए। अगर आपने फैसला किया तो ठीक, वरना मैं आपको बताऊंगा आपके ख्याल में कौन सा है। पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ इनर्शिया। डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया आप जानते हैं? यस, आप बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि आपने तो फर्स्ट ईयर वैसे भी पढ़ा है। एक्चुअली इनर्शिया इज द अपोजिशन टू द, इट इज डिफाइंड एज, इट इज द अपोजिशन टू द चेंजिंग फोर्स। ये एक ऐसा अपोजिशन है कि ये चेंजिंग फोर्स, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है, ये रेस्ट में है, मैं इसको मोशन में पैदा करना चाहता हूँ। ये मुझ पर अभी एक अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेगा और अपोजिट फोर्स जो एग्जर्ट करेगा इसको मैं इनर्शिया कहता हूँ और वही अपोजिट फोर्स का मकसद होगा कि इस बॉडी का स्टेट जो है ये बरकरार रखे। सो इनर्शिया इज अ property by which a body keeps its state of rest or its state of motion यूनिफॉर्म। ठीक है मतलब अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहते। सो दैट इज़ नोन एज इनर्शिया। ठीक है, अभी इनर्शिया हमारे पास इसके हवाले से एक सवाल है और सवाल यही है कि इसमें कौन सी बॉडी का इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। एक 100 किलोग्राम विद 0 मीटर पर सेकंड, 100 किलोग्राम बॉडी विद 0 मीटर पर सेकंड, 100 किलोग्राम बॉडी विद 10 मीटर पर सेकंड, 100 किलोग्राम बॉडी विद 100 मीटर पर सेकंड एंड ऑल हैविंग द सेम इनर्शिया। आपके ख्याल में कौन सी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा? शाबाश। याद रखिए कि इनर्शिया जो है, अभी आपको पता लग गया। इनर्शिया जिगमदा इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास। ये मास की प्रॉपर्टी है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मास। ये मास पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द मास। इफ द मास इज लार्जर देन द इनर्शिया विल बी लार्जर। अगर मास किसी बॉडी का ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो इसका जो इनर्शिया है डियर स्टूडेंट्स ये भी कम होगा। मतलब इनर्शिया इज प्योरली, इट इज अ प्योरली मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बिकॉज इफ समवन सेज दैट it depends upon the velocity, so it will not be inertia. Keep it in mind that all the body is having the same inertia, so option number D is the correct option. Okay, यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि सर ये तो अगर बॉडी रेस्ट में है, फॉर एग्जांपल 100 किलोग्राम बॉडी रेस्ट में है तो इसका अपोजिशन फोर्स कम होगा। अगर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से वही बॉडी मोशन करता है तो इसके पोजीशन ज़्यादा होगा। अगर और भी इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो और भी ज़्यादा पोजीशन होगा। यस, आपकी बात ठीक है, लेकिन याद रखिए जब आप मास को जब वेलोसिटी के साथ अटैच करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है इसको एक और क्वांटिटी के नाम से याद किया जाता है, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मोमेंटम, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर्शिया। सो ऑल द बॉडीज इन दिस कंडीशन वेलोसिटी ऑफ 0
velocity 10 meter per second and velocity of 100 meter per second. In all these conditions, the inertia will be remain the same. It does not depend upon the velocity, though the momentum depends upon the velocity. But now we are not talking about the momentum, we are talking about the inertia. That is why inertia, all these bodies having the same, the body having the same inertia in all these conditions. Okay, I hope that you have got it. ओके मतलब ये है कि अगर मेरे पास, मैं एक और सवाल करता हूँ यहाँ पर, एक मेरे पास एक मास है, 10 किलोग्राम मास है। अगर ये रेस्ट में है या मोशन में है या इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है या कम होती है, तो द इनर्शिया विल बी रिमेन द सेम इफ द मास इज इंक्रीज। अनदर मास इज 11 किलोग्राम एंड द फर्स्ट मास इज 10 किलोग्राम, सो इट माइट हैविंग द मास विच इज ग्रेटर, इट माइट हैविंग लार्जर इनर्शिया, because inertia is the purely matter dependent property and it is intrinsic property of matter mass. Okay. Now toward we are going to another question which is known as electron. If electron and proton experiences the same force within the electric field, then the ratio of their acceleration will be शाबाश। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो फोर्स लगता है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पर जो फोर्स लगता है, अगर ये बिल्कुल सेम है, इक्वल है, दोनों पर जो फोर्स लगता है अगर ये इक्वल है, तो आपके ख्याल में एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये कितना होगा? ये तो इसमें तो ऑप्शन में भी नहीं लिखे, मुझसे भूल गया है। चलो मैं लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 1:1840। ऑप्शन नंबर बी है 1840:1। ऑप्शन नंबर सी है 1:1 और ऑप्शन नंबर डी है नन। यह ऑप्शन नंबर डी है आई डोंट नो। सो मेरे ख्याल में आपका सबसे फेवरेट जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन 4 होगा, लेकिन ये नहीं है। असल में याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जब फोर्स बराबर होंगे तो आपको पता है F = ma, ये न्यूटन ने फरमाया था कि F = ma, और ये ऐसी भी है कि A = F/m। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन हो गया F डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन पर फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और इसी तरह प्रोटॉन पर जो प्रोटॉन में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, ये इसी तरह मैं लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन द प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इनका रेशो फाइंड कीजिए, तो आसान बात है। कौन सा है पहले? प्रोटॉन है, तो AP डिवाइडेड बाय AE, मैंने दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, शाबाश। यहाँ पर है, कहाँ पर है मेरा? हाँ, तो अभी यहाँ पर देखिए आपके पास आएगा, और क्या आएगा? AP = यहाँ इक्वेशन पुट कीजिए, शाबाश। FE, यहाँ पर दूसरा प्रोटॉन वाला इक्वेशन पुट कीजिए, FP डिवाइडेड बाय MP, मास ऑफ द प्रोटॉन। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय ये वाला डिवीजन, डिवाइड बाय FE, फोर्स ऑन द प्रोटॉन, डिवाइड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। और ये आपने जवानी के ज़माने में ये पढ़ा था कि जब आपके पास डबल डिवीजन हो तो डबल डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। दैट्स इट। आपके पास आएगा ME है, ME डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। याद रखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स और प्रोटॉन वाला फोर्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल है। तो आपके पास आएगा रेशो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा है, पता है आपको? यस, आपको पता होगा, नोट कीजिए, शाबाश। इलेक्ट्रॉन का मास जो है ये 1800, प्रोटॉन का मास ये 1840 टाइम इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है।
तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास है 1:1840, 1:1840। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाँ, यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये तो बड़ा प्रोसेस में नहीं किया, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि वहीं पर आपके पास तो टाइम ज़्यादा इतना नहीं होगा और टाइम का मसला होगा। तो यहीं पर मैं एक और मार्कर के साथ आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पर देखिए A=F/m। आपको पता है कि फोर्स तो वैसे भी उन्होंने फरमाया है कि फोर्स तो कांस्टेंट है, दोनों पर फोर्स सेम है। तो याद रखिए ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास के साथ इनवर्स रिलेटेड है। ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसमें मास और एक्सेलरेशन का आपस में क्या होगा, ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड होंगे। ठीक है तो यहाँ पर ऊपर क्या है, ए पी है और नीचे क्या है, ए ई है, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन का ये अपने मास के साथ इनवर्स रिलेटेड होगा, और सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी मास के साथ इनवर्स रिलेटेड होगा। तो यही वाला ये वाला देखिए बिल्कुल इसी तरह वाला आ गया। तो आपको ये भी पता है कि आपके पास आएगा मास ऑफ द प्रोटॉन, जो है मैंने पहले भी फरमाया कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1:1840। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके हाँ, इसी क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि मैंने अभी जो क्वेश्चन किया कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का आपस में और मास का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर आपके पास दो बॉडीज है और इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर याद रखिए कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M। अगर ज़्यादा मास है तो इसके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। यही MCQ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल में करता हूँ। देख ओके, नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन MCQ नंबर 3 है। अभी जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये इसके साथ रिलेटेड है। MCQs है कि इन द गिवन फिगर टू बॉडीज आर ऑफ डिफरेंट मासेस। फिगर में आपको दो बॉडीज दिखाए गए हैं, यहाँ पर ड्रा की गई है। ये दोनों के मासेस डिफरेंट है। एक का मास है 4m और दूसरे का मास है m। मतलब दूसरी बॉडी का जो मास है ये 4 गुना इससे कम है पहली बॉडी से, या पहला वाला बॉडी जो है ये दूसरी बॉडी से 4 गुना इसका मास ज़्यादा है। ठीक है, ये दोनों जो है अटैच बॉडी है। अटैच मतलब इसी तरह अटैच है दूसरी, जिस तरह रेल के जो डब्बे अटैच होते हैं। ठीक है, इस पर फोर्स एक्सर्ट किया गया है और इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो गया है, याद रखिए A1 का जो एक्सेलरेशन है ये A2 के बराबर है। A1 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A2। ठीक है, इसमें इक्वल एक्सेलरेशन पैदा की गई है। देन द रेशो ऑफ दियर फोर्सेस नीडेड आर। इसके लिए जो फोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं आपके ख्याल में ये कितने होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, 1:4, 1:1 है, 1:1 होगी, 1:4, 4:1 नन। आपके ख्याल में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? आप याद रखिए कि A=F/m। मैंने पहले ही बार ये फरमाया आपको, ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो याद रखिए, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय M1। ठीक है, या A2 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय M2। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अगर दोनों कांस्टेंट है तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि F1 डिवाइडेड, ये दोनों आपके पास ये वाला इक्वेशन या आप इक्वल ले लें, क्योंकि A1 और A2 बराबर है, एक्सेलरेशन इक्वल है। तो आपके पास आएगा इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई M2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला उधर जाएगा। मतलब ये है कि F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2। याद रखिए जब आपके पास एक्सेलरेशन इक्वल होंगे और बॉडी, तो फोर्स और मास ये आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपने ये सुना है F इज इक्वल टू ma। हाँ, ये वाला अगर इक्वल है तो ये कैंसिल कर दे, F इज इक्वल टू m। मतलब ये है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जिसका मास ज़्यादा होगा इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। हाँ, इसका ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, इसके फोर्स का रेशो फाइंड करना है, तो डायरेक्टली देखिए F1 डिवाइड बाई F2 इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2। तो F1 कितना है, F1 मेरे पास 4m है, और F2 कितना है, शाबाश m है। ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हो जाएंगे। आपके पास जुड़े का मतलब है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पुश टू का वर्ड इस्तेमाल किया, तो आपके पास आएगा 4:1। दिस इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, now we are going toward the MCQs number next 4 number MCQs.
MCQ नंबर 4 है, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग देन इट्स लीनियर मोमेंटम इज़। आपके ख्याल में एक बॉडी मोशन में है तो आपके ख्याल में इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में आपसे पूछते हैं। इस लीनियर मोमेंटम नेवर भी ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है मे आर मे नॉट भी ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो नहीं भी हो सकता। ऑप्शन नंबर सी मस्ट भी ज़ीरो, ज़रूरी बात है कि यहाँ पर ज़ीरो होगा। और तीसरी बात है कि नन, इसमें कोई भी पॉसिबल नहीं है। आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट होगा? मेरे ख्याल में जो करेक्ट होगा वो तो वैसे भी करेक्ट होगा। आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट होगा? चलो इसको मैं आपके जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि असल में फॉर एग्जांपल, डू यू नो अबाउट द मोमेंटम? डियर स्टूडेंट, मोमेंटम तो आप जानते होंगे, ये हमारे पास एक लीनियर मोमेंटम की बात हम करते हैं। मोमेंटम दो किस्म की है, एक एंगुलर मोमेंटम है, एक लीनियर मोमेंटम है। यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। ये याद रखिए, इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। या दूसरा इसका जो डिफिनीशन है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिहाजा वेक्टर क्वांटिटी ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मतलब जीरो भी हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लॉज ऑफ वेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि मोमेंटम के लिए हम कंजर्वेशन, ये मोमेंटम हमेशा के लिए कंजर्व होगा। इसी तरह मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा था इससे पहले संडे टेस्ट में कि अगर हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिजेंबल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। मैंने ये पहले आपको से पूछा था, आपने बहुत से स्टूडेंट ने जवाब दिया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, बट कीप इट इन माइंड दिस इज रिजेंबल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिजेंबल्स with the Newton third law, because in Newton third law we are talking about the action and reaction. Whenever action and reaction are equal, so in this condition the momentum will be constant. Now we are coming toward our question है कि मोमेंटम की बात तो हो गई, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अभी अगर एक बॉडी मोशन में है तो आपके ख्याल में इसका मोमेंटम कभी क्या हो सकता है? आपके ख्याल में मैं कह दूँ, अभी आपका जवाब अभी आपको मिल गया। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉडी है, ये तो मोशन में है, इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, तो याद रखिए इसका मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो इसका मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो व्हेन एवर अ बॉडी इज इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज it having velocity and having mass. So in the second condition, this is the first condition. In the second condition, let's see, if a body is revolving along a circular path, so what is the velocity of the body? What is the linear velocity of the? याद रखिए, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात नहीं करते, यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का मतलब टोटल वेलोसिटी। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जब एक बॉडी एंगुलर मोशन में है तो यहाँ पर एक बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया और वापस यहाँ तक आ गया, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर हो गया, तो इसका लीनियर वेलोसिटी भी जीरो होगा। द बॉडी इज इन मोशन बट स्टिल द मोमेंटम इक्वल टू जीरो इन दिस कंडीशन। यहाँ पर मोमेंटम क्या है? शाबाश, वेलोसिटी जीरो है, लिहाजा मोमेंटम जीरो हो गया। फर्स्ट कंडीशन में नॉन जीरो है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन में जीरो भी हो सकता है। सो इट मीन दैट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, में आर मे नॉट बी जीरो। ठीक है, मस्ट बी जीरो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, नेवर बी जीरो ये वाला करेक्ट भी नहीं है और ये वाला करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स गो अहेड। हाँ बच्चों, चलो आगे जाते हैं। MCQs नंबर 5 है कि if a proton and alpha particle are moving with the same speed, then the ratio of their momenta या momentums are। आपके ख्याल में यहाँ पर ये भी मोमेंटम पर यही सवाल किया गया है डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर सेम है, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, एंड वी और पी का सॉरी ये इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर प्रोटॉन है। इफ़ द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द एल्फा पार्टिकल, ठीक है, सो व्हाट यू थिंक दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड देन द रेशो ऑफ देयर मोमेंटा। इसका मोमेंटा क्या? इसका मोमेंटा का मतलब है कि मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन, इस रेशो ऑफ देयर मोमेंटम का मतलब जो पहला वर्ड इस्तेमाल किया गया है वही आपके रेशो का पहला वर्ड होगा। रेशो ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ द एल्फा पार्टिकल, ये रेशो फाइंड करनी है। शाबाश, मेरे ख्याल में ये तो आसान भी है, आपको
आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मोमेंटम को डिस्कस करने वाला हूँ, तो मोमेंटम के साथ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह वो भी क्लियर करूँगा और साथ साथ और के लिए भी हिंट्स भी दूंगा। यहाँ पर सवाल है, हाँ, मोमेंटम का फार्मूला है P=mv, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर वेलोसिटी सेम है, ठीक है, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, शाबाश, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू p ऑफ p का मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन पर 2 पर डिवाइड करनी है, क्योंकि हमने मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन डिवाइड बाय द मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल फाइंड करनी है, शाबाश। तो मोमेंटम ऑफ ऊपर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, नीचे अल्फा है तो मैंने यहाँ पर लिखा v, ठीक है, समझ आ गई बात। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दूड़ा हो जाएंगे, हम उसको पश्तो में दूड़ा कहते हैं, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आएगा, हाँ, क्या आएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द वेलोसिटी। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा और वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा हो, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट मीन दैट मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। सो दोनों के मास पुट कीजिए, आपके पास जवाब आएगा, शाबाश। दोनों के मास कितना है, शाबाश, कौन मुझे बताएगा, कौन बता सकता है। अभी अल्फा पार्टिकल, याद रखिए कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है ये 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन से ज़्यादा है, हाँ, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स में जो है ये अपने पास नोट कीजिए, अगर आपको याद नहीं हो कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ये 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो मैं इससे लिख सकता हूँ 4 MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। एक बार फिर जुड़ा हो जाएंगे, आपके पास आएगा 1:4। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1:4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। If the momentum of a body is doubled during its motion, then percentage change in the kinetic energy will be. The kinetic energy will be. आपके ख्याल में अगर मेरे पास बॉडी है और ये इसकी जो मोमेंटम को डबल कर दिया, इसमें एक बॉडी का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है, एक बॉडी ये मोशन में है, एक बॉडी है ये मोशन में है, ठीक है। मोशन के दौरान मैंने इसकी मोमेंटम को डबल कर दिया, मोमेंटम को मैंने जो इसका जो फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम से मैंने इसका जो फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम से ये डबल हो गया, मतलब इसका मोमेंटम डबल हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपके ख्याल में इसमें क्या आएगा, सवाल सरी क्या है? इसमें चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अभी सवाल तो ये है, पहली बात तो ये है कि आपने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को लिंक करना है कि व्हाट इज़ द ताल्लुकात, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी and momentum is a vector quantity, but keep it in mind, whenever the momentum is increasing it means that the energy, kinetic energy is also increasing. The kinetic energy will also be increasing. So in this condition, if we see, do you know that momentum is equal to mv, ठीक है। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ, याद रखिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो आपस में इक्वेशन है p इक्वल टू mv², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 2m। ज़्यादातर स्टूडेंट को याद होगा, उम्मीद है। अगर किसी को याद नहीं है तो डियर स्टूडेंट इसको याद रखिए। कैसे ही आप डिराइव कर सकते हैं, इसकी डिराइवेशन के लिए आप काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख लें, हाफ mv² वाला इक्वेशन लिखे, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें। अगरचे हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ यहाँ पर हाफ m, मैं m मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, शाबाश। m मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड, मैंने कोई मैथमेटिकल गलती नहीं की क्योंकि मैंने दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आपके पास आएगा ये m के साथ हो जाएगा, आपके पास आएगा m² v², ये m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और नीचे m आएगा। आपको पता है m² v², mv किसके बराबर है, मोमेंटम। सो आपके पास आएगा p² डिवाइड बाई 2m, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आ गया p² डिवाइड बाई 2m, ठीक है। चलिए अभी सवाल आसान हो गया। सवाल कैसे आसान हो गया, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम डबल कर दिया गया है, तो आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है p² डिवाइड बाई 2m, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये फाइंड करनी है कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज आ गई है, ठीक है। तो ये मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए मोमेंटम को डबल करें, तो मोमेंटम को मैंने 2p लिखा और होल स्क्वायर
डिवाइड बाई 2m ये अपनी जगह पर, ठीक है, डबल किया तो आपके पास आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2p को डबल कीजिए तो आपके पास आएगा 4p² डिवाइड बाई 2m, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कीजिए। ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए, p² डिवाइड बाई 2m है, तो यहाँ पर भी p² डिवाइड बाई 2m आपको नजर आती है। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ये 4 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है, 4 गुना तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो गया, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी जीनियस मुझे बताएगा कि इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट इसको टिक करेंगे, लेकिन याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। दो द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड 4 times, it does not mean that the percentage change in the kinetic energy is equal to 400%. Keep it in mind that they are talking about the change. This is the total increase in the kinetic energy. They are talking about the change. So change in kinetic energy का मतलब ये है कि इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इससे इनिशियल को माइनस कीजिए, शाबाश, इनिशियल से माइनस, तो आपके पास आएगा चेंज कितना है 4 टाइम्स, फाइनल कितना है, शाबाश 4 टाइम्स द इनिशियल से ज़्यादा है, तो 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास आएगा 4 - 3, 4 - 1 से आपके पास आएगा 3, और इसको 100% से मल्टीप्लाई की तो आपके पास आएगा 300%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाय, समझ आ गई बात? यहाँ पर आपसे सवाल किया गया है कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का परसेंटेज चेंज का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जब भी चेंज की बात आती है तो इसका मतलब है फाइनल से इनिशियल को माइनस कर रहे, और फाइनल तो हमारे पास पता है कि आपके 4 गुना ज़्यादा हो गई है। सो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज कॉल्ड द चेंज। एंड इफ दे हैव आस्क्ड, अगर उन्होंने ये पूछा कि what is the total kinetic energy, so the total kinetic energy will be 400% of the initial kinetic energy, ठीक था। हाँ जी, और लास्ट सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में है कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये तो मेरे ख्याल में बहुत कॉमन सवाल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा दी। बहुत से एग्ज़ाम में भी आया है, बहुत सी मरतबा, और इसके अलावा MCQs में भी आया है, ईटा की पास्ट पेपर्स में भी आया है, NMD कैट में भी आया है, और मैंने इससे पहले संडे टेस्ट में अभी आपको बताया था। अगर किसी ने मेरे संडे टेस्ट को देखा है और किसी ने इसको अटेम्प्ट किया है तो उसको याद भी होगा, और इसको मेरे ख्याल में डायरेक्टली इसको जवाब आया होगा। लेकिन अगर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया हो तो याद रखिए, अभी इसको मैं डिस्कस करता हूँ और कंसेप्ट भी डिस्कस करता हूँ, जो कंसेप्ट मैंने दिया था, याद रखिए, शाबाश। प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी याद रखिए, इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन फाइंड किया, के इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 2m, ठीक था, k² इज इक्वल टू p² बाई, गुड। हाँ, तो यहाँ पर आपसे, यहाँ पर वो इससे पहले सवाल जो 6 नंबर था, यहाँ पर वहीं पर मोमेंटम डबल हो गया था या ट्रिपल हो गया था। यहाँ पर मोमेंटम डबल न ट्रिपल है, यहाँ पर जस्ट मोमेंटम में 20% या 10% इंक्रीज आया है, इंक्रीज। तो ये इसके लिए जो शॉर्टकट फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, व्हाट शुड बी द काइनेटिक परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द चेंज प्लस माइनस चेंज का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 20%, 10%, 30%, 40% की जितना भी इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया, तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस इस्तेमाल किया है। डियर स्टूडेंट्स, प्लस का मतलब ये है कि जब मोमेंटम इंक्रीज हो जाए, यहाँ पर क्या है, मोमेंटम इज इंक्रीज, तो आप प्लस इस्तेमाल करेंगे। जब मोमेंटम डिक्रीज की बात करते हैं तो आप यहाँ पर फिर प्लस की जगह फिर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर इंक्रीज की बात की गई है तो मैं लिखूंगा काइनेटिक परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा का मतलब है चेंज प्लस डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय 100। क्यों मैंने डेल्टा प्लस लगाया, प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इंक्रीज आ गया है। तो आपके पास आएगा काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा कितना है, 20% है, प्लस डेल्टा स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आएगा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 40 प्लस 20 का स्क्वायर, आपके पास आएगा 400 डिवाइड बाई 100। ये दूसरे के साथ दूर हो जाएंगे, और इसके बाद आपके पास आएगा 40 प्लस
4, तो आपके पास आएगा चेंज परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 44%. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट एंड द रिमेनिंग आर नॉट करेक्ट, दे आर गलत. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ. लेकिन याद रखिए आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त किसी को याद है? कौन मुझे बताएगा कि 5 अगस्त ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? मेरे ख़्याल में इसको दिस इज़ वन ऑफ द डे विच वी कॉल इट एज BLACKDAY, Black Day, because today is the day of solidarity with the Kashmirians, our brothers, and all the Muslims that are living around the world. They are our brothers. This date backs to the 5 August 2019 to 2019, whenever the Indian government, the BJP government, and especially the fascist Modi, occupied illegally the Kashmir, and they have what can we say, eliminated the Article 235 and और कौन सा है, और आर्टिकल 235 एंड ऑल्सो मुझे याद नहीं है. लेकिन इसको कश्मीर की दो उन हैसियत को ख़त्म कर दिया जो कि उनके कानून में तय कि कश्मीर एक अलग स्टेट होगा, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया. सो द डे टुडे इज़ द ब्लैक डे. उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और कश्मीरियों पर मेरे ख़्याल में 2 साल बीत गए कि 2 साल से वहीं पर क्या है, वहीं पर कर्फ्यू नाफिज है और कश्मीरियन जो है they are bearing the brunt. So we are confident and we are with the Kashmirian. Inshallah we will raise their cause, their just cause. They are fighting for their just cause and they have the rights. Inshallah we are with them and we want peace in the neighboring regions. So stay connected, stay blessed, and pray for all the Muslims around the world. Inshallah see you and I see you back. Thank you. Allah Hafiz.